वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 31st ओजोन डे 2025 इसको सेलिब्रेट किया गया था ऑन 16th ऑफ सितंबर। 17th ऑफ सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस पर वो 75 ईयर्स के हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक शॉर्ट फिल्म थी चलो जीते हैं, ये फिल्म को फिर से री रिलीज कर रही है इस बार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25-26 क्रॉप साइकिल ईयर के लिए रबी सीजन में फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन का टारगेट 362.50 मिलियन टन निर्धारित किया है। नरेंद्र मोदी अभी 5 स्टेट में गए थे, उसमें एक बिहार भी था। ये 15 सितंबर के वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है। बिहार के पूर्णिया में उन्होंने सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया। फिर भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज है, डिस्कॉम जिसको भी बोलते हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। तो फिर इनको वाइबल बनाने के लिए, फाइनेंशियली साउंड बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है। इसकी 5th मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी। फिर न्यू दिल्ली में 89th जनरल मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन का। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द हेड्स ऑफ द एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, इसकी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, वो भी डिस्कस करेंगे। CSIR उसका स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 लखनऊ में आयोजित किया गया था। इंडियन नेवी उसने अपना एक शिप भेजा है INS निस्तार सिंगापुर में, जो पार्टिसिपेट करेगी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में। चेस में वैशाली रमेश बाबू ने अपने टाइटल को डिफेंड करते हुए इस साल भी 2025 का फीडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट जीत लिया। आनंद कुमार, इन्होंने इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी इंडियन को स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है। प्लस 2 वुमेन बॉक्सर जैस्मिन और मीनाक्षी, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025, जो इंग्लैंड लिवरपूल में अभी आयोजित किया गया था। ये सारा टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज पहला टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वो है आपका 31st वर्ल्ड ओजोन डे 2025। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को हर साल। देखो, इंडिया में इसको कहा जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, वर्ल्ड में इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन। अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करोगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, या फिर इंडिया की बात करोगे तो वर्ल्ड ओजोन डे, एक ही चीज है। पहली बार इसको मनाया गया था 1995 में, यानी कि 16 सितंबर 1995 में पहली बार भारत में वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व में इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन मनाया गया था। 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता? 1994 में, ठीक है, सॉरी 16 सितंबर 1997 में कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें देशों ने ये डिसाइड किया था वो सारे गैस जिसके कारण ओजोन गैस का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको धीरे धीरे उसका कंजम्पशन, उसका स्टोरेज और प्रोडक्शन धीरे धीरे करके उसको खत्म कर देना है। ये वर्ल्ड का पहला क्लाइमेट पे यूनिवर्सल ट्रीटी था जिसमें पहली बार पूरे विश्व के देश इकट्ठा हुए और एग्री किए ये गैस जो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है उसको हम लोग खत्म करेंगे। बाद में 1994 में यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसने कहा हर साल 16 सितंबर को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन, या फिर हमारे देश में कहो तो वर्ल्ड ओजोन डे।
डेज पढ़ने का तरीका क्या होता है किस दिन मनाया जाता है ये डे, तो वो तो हम लोगों ने देख लिया। 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे या फिर इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन। सेकंड जो याद करते हैं कि इस साल थीम क्या है, तो इस साल जो थीम है वो थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है। अब थोड़ा सा ओजोन के बारे में जान लें। ओजोन जो है एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें 3 एटम होते हैं, और एटम होते हैं किसके, ऑक्सीजन के। ये कहाँ पाया जाता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। जैसे अर्थ है, अगर हम लोग सतह से ऊपर चले स्पेस की तरफ, तो सबसे नीचे जो लेयर होता है उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर होता है मीजो थर्मल, फिर एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाद ना आपका स्पेस शुरू हो जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर नहीं, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, वहां पे आपका ये ओजोन गैस पाया जाता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर 15 से 30 किलोमीटर के अर्थ के सरफेस से ऊपर है। ठीक है, ओजोन की खासियत क्या है, सन का जो लाइट आता है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होता है, और अल्ट्रावायलेट रेज के अगर संपर्क में हम आ जाएं और लंबे समय तक रहें, इससे स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। ओजोन क्या करता है, इस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक कर देता है। इससे ये जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इससे स्किन कैंसर वगैरह कम होता है, और इससे क्लाइमेट चेंज भी नहीं होता उतना। क्लाइमेट चेंज भी होगा ना ओजोन से, क्योंकि हीट लेके आ रहा है अल्ट्रावायलेट रेज। अगर वो नहीं आएगा तो अर्थ उतना हीटेड नहीं होगी, तो क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा उस हिसाब से। लेकिन हम लोगों ने फ्रिज बनाया, उसके बाद फिर देखते हो स्प्रे वगैरह बनाया है, उसमें कुछ गैसेस यूज किए जाते हैं। ये गैसेस कौन से होते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, देखो CFC, या फिर इसमें हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स, या फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हेलॉन्स। ये सारे केमिकल्स आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज किए जाते थे, स्प्रे वगैरह में यूज किए जाते थे। होता क्या था, ये आपका निकल कर जाता था एटमॉस्फेयर में। क्लोरीन और ब्रोमीन इसी का ये कंपाउंड है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन जब आपका पहुंचता था स्ट्रेटोस्फेयर में, वो रिएक्ट करता था विद ओजोन, और ओजोन के रिएक्शन के कारण ये बनाते थे कंपाउंड, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका अलग हो जाता था। इसका मतलब जहां जहां पे ये कंपाउंड बनेगा वहां से ओजोन गायब होने शुरू हो जाएंगे ना। धीरे धीरे क्या हो गया, ये जो गायब होने वाली ओजोन की एटम्स थी संख्या बढ़ने लगी, और एक तरह का होल दिखने लगा। इसके कारण क्या हो गया, पृथ्वी पे अल्ट्रावायलेट रेज आने शुरू हो गए, कैंसर्स के खतरे बढ़ने लगे, स्पेशली आपके पोलर रीजन में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। ठीक है, और अर्थ को हीटिंग में भी ये कॉज करने लगा। इसी के लिए यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसने मॉन्ट्रियल में एक एग्रीमेंट करवाया सबसे। सब मान गए कि जो भी ओजोन को डिप्लीट करने वाले गैस हैं उनको धीरे धीरे क्या करना है, पृथ्वी से खत्म करना है। ठीक है, इसीलिए हमारे देश में मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। दूसरा जो न्यूज़ था, चलो जीते हैं, ये एक फिल्म है, इसको फिर से रिलीज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। क्यों, क्योंकि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री 75 ईयर्स के हो जाएंगे। ठीक है, ये जो फिल्म है ये है देखो 2018 की। ये फिल्म है एक ट्रिब्यूट स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी की, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। ठीक है, इस पूरे फिल्म में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के जीवन की एक घटना है, उस पर यह फिल्म बनाई गई है। पात्र इसमें एक नारू है, ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। 2018 में जब ये शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई थी, तो फिर इसको नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का ऑन फैमिली वैल्यूज भी मिला था। ठीक है, तो मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी 75 ईयर्स के हो गए हैं, इसलिए भारत के स्कूल्स में, सिनेमा हॉल्स में ये फिल्म को रिलीज किया जाएगा, ताकि समाज के वो वर्ग, जैसे स्कूल का वॉचमैन हो गया, स्वीपर हो गया, छोटे छोटे बच्चे हो गए,
जिनको नॉर्मली एक्नॉलेज नहीं किया जाता उनको भी एक्नॉलेज किया जाए। और क्यों? क्योंकि ये दूसरे के लिए जीते हैं, ठीक है, इसीलिए फिल्म रिलीज किया गया है। देखो काम का क्या रहेगा, फिल्म को प्रोड्यूस किसने किया है? महावीर जैन ने। और डायरेक्ट किसने किया है? मंगेश हदवाले ने। ये हमें याद रखना होगा इस फिल्म में, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर उसने टारगेट सेट किया है कि 25-26 का जो रबी सीजन होगा उसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो होगा ना वो 362.50 मिलियन टन होना चाहिए। ये कहाँ पे डिसाइड किया गया था? इसके लिए आयोजित हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी कैंपेन। ये जो 2025 ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर रबी कैंपेन था ये न्यू दिल्ली में किया गया था आपका। और ये देख रहे हैं ये 15 और 16 को आयोजित किया गया था, ठीक है। इसका जो थीम था, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। ये जो एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था इसमें भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और जितने भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है भारत में, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे। उसमें यही कहा गया था किस तरह से जो रबी सीजन आने वाला है उसमें फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, सब लोग मिलकर साथ काम करेंगे ताकि ये जो टारगेट सेट किया गया है कि इस बार 362.50 मिलियन टन का फूड ग्रेन प्रोडक्शन होना चाहिए वो हम अचीव कर लें। मीटिंग की अध्यक्षता जाहिर है किसने किया होगा? जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा इस बार का जो डेटा आया है फर्स्ट क्वार्टर का, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा अप्रैल मई और जून। फर्स्ट क्वार्टर में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स का ग्रोथ रेट था 3.7% इंडिया का फर्स्ट क्वार्टर में। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि ये जो ग्रोथ रेट है 3.7% का ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। थोड़ा सा ध्यान रखना, इससे भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो इंडिया है, ठीक है। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो इंडिया में दर्ज किया गया है। और फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून 25-26 में एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कितना था? 3.7%। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, एलाइड सेक्टर्स का मतलब होगा इसमें एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फिशरीज, मछली पालन, वो सब भी इसमें शामिल होगा, ठीक है, हॉर्टिकल्चर वगैरह सब चीज। देखो टारगेट क्या क्या सेट हुआ इस बार के रबी सीजन में। टारगेट फूड ग्रेन का प्रोडक्शन का होगा 362.50 मिलियन टन। लास्ट ईयर कितना हुआ था रबी सीजन में प्रोडक्शन? 341.55 मिलियन टन। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्स में ना फिगर पूछेगा भाई, तो फिगर थोड़ा याद करना होगा। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट कर रहा है 6.5% के ग्रोथ का, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए कितना? 21.66 मिलियन टन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेटा है थर्ड एडवांस एस्टिमेट जो आया है 24-25 में टोटल जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ था, यानी कि रबी, खरीफ और थोड़ा जायद क्रॉप्स को मिलाकर, वो हुआ था 22.98 लाख मेट्रिक टन्स। मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, ठीक है। इतना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ था हमारे देश में। एक चीज याद रखना, जब भी फूड ग्रेन्स वर्ड यूज करता है मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन्स में क्या क्या आता है? फूड ग्रेन्स में आता है व्हीट, गेहूं, राइस, धान या पैडी, जो भी बोलो, चावल, मेज, मक्का, कॉर्न, श्री अन्न। श्री अन्न, श्री अन्न किसको बोलते हैं? जो मिलेट्स होता है ना, ज्वार बाजरा वगैरह सब होता है, उसको अब भारत सरकार कहता है श्री अन्न। और मोटे अनाज, व्हीट, राइस, मेज, श्री अन्न और कोर्स सीरियल्स, ये सारे मिलके बनते हैं हमारे देश में फूड ग्रेन्स, ठीक है। और दूसरा, हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो तो हम जानते हैं होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, रबी खरीफ का,
एग्रीकल्चर मार्केटिंग सीजन बोलते हैं। भारत में जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सीजन होता है वो होता है फ्रॉम जुलाई टू जून। इसका मतलब 1 जुलाई 2025 को शुरू होगा और खत्म कब होगा? 30 जून 2025 को। ठीक है, ये होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सीजन। तो जब इसमें कहते हैं ना 25-26, इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर वाला नहीं है, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला नहीं है, ये 1 जुलाई से 30 जून तक का है। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये भी याद रखना। फिर भारत में क्रॉपिंग सीजन कितने होते हैं देखो। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च वो कहता है ट्रेडिशनली भारत में 3 होते हैं क्रॉपिंग सीजन, फसल का सीजन होता है, मौसम होता है। एक को कहता है खरीफ, जैसे जब भारत में साउथ वेस्ट मानसून आएगा, अभी दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये तो वापस जाना शुरू हो गया। साउथ वेस्ट मानसून के साथ आपका सोइंग, बुनाई का काम शुरू हो जाता है। और फसल को काटने का काम कब शुरू होता है? सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर में कहीं कहीं आपका नवंबर भी चला जाता है। सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इसमें मेजर क्रॉप्स पैडी, धान जिससे चावल बनता है, सोयाबीन, मूंग, तूर दाल, मेज, ज्वार, बाजरा, उड़द, कॉटन, कपास, जूट, ग्राउंडनट, मूंगफली। ठीक है, इसका प्रोडक्शन होता है। मेजर क्रॉप्स का भी ध्यान रखना, बहुत सारे स्टैटिक में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर देखिएगा सितंबर अक्टूबर तक कट जाएगा फसल। उसके बाद कुछ कुछ नवंबर भी चले जाते हैं। उसके बाद किसान अपना खेत साफ करता है, क्योंकि सीजन फिर आ जाता है रबी। रबी का मतलब होता है विंटर। नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स हमारे देश में विंटर सीजन शुरू हो जाता है, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया। तो अक्टूबर या नवंबर दिसंबर में आपका ये सोइंग सीजन होता है, बुनाई किया जाता है। और फसल काटी कब जाती है? मार्च और अप्रैल में। तो फिर रबी में मेजर क्रॉप्स क्या होते हैं? बार्ली, ठीक है, पीस, मटर, सन, बार्ली जौ होता है, पीस, मटर हो गया, सनफ्लावर, सूरजमुखी, मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया आपका सरसों, राई, वीट, गेहूं, ग्राम, चने वगैरह इसमें होते हैं। एक तीसरा सीजन होता है जायद। इसका मतलब रबी और खरीफ के बीच का सीजन होता है। जहाँ पे देखो इरिगेशन है वहां तो धान लगा देते हैं सब लोग, लेकिन जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है तो वहां पे जायद क्रॉप्स लगाए जाते हैं। रबी का क्रॉप कटा और खरीफ का क्रॉप लगाने से पहले का टाइम होता है, उसको जायद क्रॉप्स बोलते हैं। इसमें अधिकतर जो लगाया जाता है वो खीरा हो गया, सब्जी हो गई, आपका जानवरों के लिए बरसीन धान वो सब लगाया जाता है, चारा वगैरह लगाया जाता है, तरबूजे खरबूजे ये सब जो होते हैं वो सब होते हैं आपके जायद क्रॉप्स में। मेन जो होता है वो खरीफ और रबी, लेकिन भारत में कुछ कुछ एरिया में जायद क्रॉप्स में भी ना धान उगाया जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 स्टेट गए थे, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, मिजोरम, मणिपुर गए, फिर उसके बाद गए वो असम, फिर वो गए बंगाल, फिर गए वो बिहार। ये डिटेल में हम लोगों ने कवर कर रखा है 15 तारीख के वीडियो में। एक ये न्यूज़ छूट गया था। पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया है सेक्स स्टॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी पूर्णिया बिहार में। ये देखो मोदी साहब हैं, ठीक है, ये नीतीश कुमार हैं, ये ललन सिंह हैं, ये आरिफ मोहम्मद खान हैं जो बिहार के गवर्नर हैं। ठीक है, ठीक है। तो मोदी साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया पूर्णिया में, वो तो हम लोगों ने देख लिया। काम का चीज क्या है? ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी है, इसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये पूर्णिया में जो फैसिलिटी स्टैब्लिश किया गया है ये लगभग 10 करोड़ का है, और पूरे पैसे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर होगा, ठीक है, जिसमें काव वगैरह जो फीमेल काव होगी, सॉरी काव तो फीमेल ही होती है, उसको आर्टिफिशियली इम्प्रेगनेट किया जाएगा। इसमें कैपेसिटी है 5 लाख डोजेस पर ईयर प्रोडक्शन का।
टेक्निक की देखो खासियत क्या है, इस टेक्निक जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज किया जाएगा उसमें फीमेल काव्स, ठीक है, कि जन्म लेने की संभावना लगभग 90% होगी, यानी कि मेल की बर्थ लेने की संभावना बहुत ही कम होगी। आप जानते हो किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद बैल नहीं होता, उसके लिए ज्यादा फायदेमंद गाय होती है, क्योंकि उससे दूध होता है, डेयरी का बिजनेस कर सकता है। एक समय था जब बैल को वो हल चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आज तो लगभग ये खत्म ही हो गई, इसीलिए इस फैसिलिटी की इम्पोर्टेंस है। ये पूरे ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आ गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसमें ट्रिक क्या होता है, अगर जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें अगर एग्जाम है उसका 3-4 महीने पहले या उस बीच में अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया तो पढ़ना होगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करेगा तो पढ़ना होगा। लेकिन राष्ट्रीय गोकुल मिशन तो देखो 2014 का है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब ये न्यूज़ में है। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम किसी कारण न्यूज़ में आ जाता है, 10 साल ही मनाया जा रहा है, 11 साल ही मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री के भाषण में बार बार जिक्र आ रहा है, किसी मिनिस्टर ने उसको बार बार जिक्र किया, तब थोड़ा सा उसको कवर करने के लिए कवर करना अच्छा रहेगा, इससे एग्जाम में हम लोग सेफ हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है, इसको 2014 में लॉन्च किया गया। लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। इसका देखो एम क्या है। पहला, टू डेवलप एंड कंजर्व द इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स। बोवाइन होता है ना, इसके खुर होते हैं, गाय भैंस हो गया, ये सबको बोवाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आजकल देखते होंगे, जो इंडिजिनस है भारत के गाय और भैंस की जो नस्ल है, उसको बचाना है। साथ साथ भारत में मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, ठीक है। कैसे? साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा, गायों को एक बढ़िया न्यूट्रिशियस खाना मिले और साथ साथ उनका अच्छे से मैनेजमेंट हो सके। तो इसी के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भारत सरकार ने लॉन्च किया, ठीक है, ये याद करना है। नेक्स्ट, अब ये भी देखो, ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू द वायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, ये भी पिछले साल सेटअप हुआ था 2024 में। लेकिन अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका 5th मीटिंग जो था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिजनेस है उसमें 3 तरह का होता है। एक होता है प्रोड्यूसर, आपने थर्मल पावर प्लांट लगा दिया, आपने बिजली का उत्पादन कर दिया। जैसे पिछले वीडियो में देखा था अदानी पावर, वो भागलपुर में एक 2400 मेगावाट का अल्ट्रा क्रिटिकल सॉरी एक थर्मल पावर प्लांट सेटअप कर रहा है। अदानी पावर यहाँ पे आपका प्रोडक्शन का काम करेगा। तो फिर जब बिजली का प्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद होता है कि बिजली को पावर प्लांट से ले जाके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक ले जाओ, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन। देखते होगे बड़े बड़े तार लगे रहते हैं। अब ट्रांसमिशन का काम भी कोई अलग करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, हर घर तक बिजली पहुंचाना होगा, वो काम अब किसी और को दे दिया गया है। तो हर घर तक, जो आपके घर तक बिजली पहुंचाता है, अधिकतर जगह तो अब प्राइवेट हो गए हैं, बहुत जगह सरकारी भी है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, या डिस्कॉम। डिस्कॉम भी आप सुनते होंगे, डिस्कॉम, DIS, है ना, DISCOM। तो बिजली के बिजनेस में 3 तरह के मेन समझो खिलाड़ी हैं, प्रोड्यूसर हो गया, ट्रांसमिशन का काम हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर तक पहुंचाता है। अधिकतर देखो ये लॉस में जाते हैं। बहुत सारा कारण है। एक कारण तो ये है, पॉलिटिशियन इसमें टांग अड़ाते हैं, बिजली 50 पैसे फ्री में बांटो, बर्बादी होगा ना, जाने दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि ये सारे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये फाइनेंशियली मजबूत हो जाएं। तो कैसे ये काम किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, GOM। इसके जो चेयरमैन है
वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्रीपद यसो नायक हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन है श्रीपद यसो नायक। तो फिर इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 5 स्टेट के जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं, यानी कि जो ये डिपार्टमेंट देख रहे हैं, वो इसके मेंबर हैं। कन्वीनर कौन है? उत्तर प्रदेश के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं अरविंद कुमार शर्मा वो इसके कन्वीनर हैं। ठीक है, तो वही था। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 5th मीटिंग जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, और 5th मीटिंग का जो चेयरमैन थे, ठीक है, जिसने उसको चेयर किया था, वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, अगर पूछता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन कौन है, तब तो श्रीपद यशो नायक हैं। बहुत कम चांस है कि 5th मीटिंग का चेयरमैनशिप किसने किया, मनोहर लाल। तो मनोहर लाल GOM के चेयरमैन नहीं है, ठीक है, और स्टेट 5 याद रखना। फिर नेक्स्ट समिट्स में ही रहते हैं। नई दिल्ली में 89 जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन की मीटिंग हुई थी। ठीक है, पढ़ने का तरीका, इसको होस्ट किसने किया था? इसको होस्ट किया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी अप्लायंसेस वगैरह आप देखोगे, इसमें BIS का हॉल मार्किंग रहता है। ठीक है, ये काम BIS करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये जो मीटिंग हुई थी, ये हुआ था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। ये डेट हम स्किप मार दें, कोई मतलब नहीं है। ये चौथी बार है जब भारत इस तरह के जनरल मीटिंग को होस्ट कर रहा था। इससे पहले हुआ था 60 में, ठीक है, फिर हुआ था 1997 में, फिर हुआ था 2013 में। इसका मतलब 12 साल के बाद फिर ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। तो फिर किसी ने तो इसका इनॉग्रेशन किया होगा। इसका जो इनॉग्रेशन था ना, वो किया था प्रहलाद जोशी। कौन है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये बेसिकली क्या है? मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और पिछले वीडियो में भी देखा था, जो पहला एनुअल R&D हुआ था रिन्यूएबल एनर्जी का, है ना, हाइड्रोजन का, सॉरी, उसमें प्रहलाद जोशी ने आपका टारगेट रखा था कि 2028 तक भारत आपका सोलर सेल का फ्यूल बनाना शुरू कर दे, आत्मनिर्भर हो जाए। थोड़ा 15th वाले वीडियो को देख लो आप। इसका थीम क्या था? फोस्टरिंग अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें काम का चीज क्या निकला? इसको होस्ट किसने किया? BIS ने। हुआ कहाँ पे? दिल्ली में। भारत ने चौथी बार इसको होस्ट किया। इनॉग्रेशन किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। इसका थीम क्या था? फोस्टरिंग अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जान ले इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के बारे में। ये स्टैब्लिश हुआ था 1906 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये वर्ल्ड का लीडिंग बॉडी है फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और इसमें लगभग 30,000 एक्सपर्ट्स इसके मेंबर हैं। इसका मतलब भारत में भी ये लोग यही डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक, और जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, उनका टेक्निकल स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द हेड्स ऑफ द एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स। नार्कोटिक्स होता है ड्रग्स, मादक पदार्थ। उसको रोकने के लिए हर स्टेट में आपका बना है एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स। इसका सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था। याद रखना, जो नार्कोटिक्स है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसीलिए इस सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द हेड्स ऑफ द एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, इसको इनॉग्रेट किसने किया? अमित शाह ने। भाषण वगैरह भी किसने दिया होगा? अमित शाह ने। भारत के 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स से हेड इसमें आए थे। ठीक है, छोटा सा न्यूज है, CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025। ठीक है,
ये देखो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। तो फिर पढ़ने का तरीका, ऑर्गेनाइज किसने किया? इसको ऑर्गेनाइज किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी कौन है? जितेंद्र सिंह। ठीक है, जो वैलिडेटरी सेक्शन हुआ था, यानी कि जो जिस दिन ये खत्म हुआ था उस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे, और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ भी दोनों आए हुए थे। ठीक है, जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया भारत में अपने तरह का पहला स्वास्तिक लोटस गार्डन, जो लखनऊ के बोटानिकल गार्डन में आपका बनाया गया है। इसमें लगभग 60 से ज्यादा वैरायटी हैं लोटस के, लोटस कमल को बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट शायद यही हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा स्वास्तिक लोटस गार्डन कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? बोटानिकल गार्डन इन लखनऊ। और ये तो याद रहेगा, CSIR, CSIR होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो स्टार्टअप कॉन्क्लेव था, स्टार्टअप का मतलब ये होता है कोई नया बिजनेस होगा, उसको इनकरेज करने के लिए ये किया गया है। फिर डिफेंस में इंडियन नेवी ने अपना एक शिप भेजा है सिंगापुर, जो पार्टिसिपेट करेगा एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025। ये INS विस्तार। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज पैसिफिक रीच है, इसको होस्ट कर रहा है सिंगापुर नेवी, और ये बेसिकली हो रहा है वहाँ के चांगी नेवल बेस में। ठीक है, ये है 15 से 29 सितंबर 2025। इसमें लगभग 40 नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वर्स हैं और कुछ अपने शिप के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन नेवी ने अपना INS निस्तार भेजा है। ये भारत में निर्मित और कंस्ट्रक्टेड एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है। डाइविंग सपोर्ट वेसल का मतलब होता है अगर कोई सबमरीन वगैरह पनडुब्बी पानी में डूब गया तो फिर उसमें से रेस्क्यू किया जाएगा, उसके लिए स्पेशलाइज वेसल बनाया जाता है, उसको कहते हैं डाइविंग सपोर्ट वेसल। भारत ने अपना पहला जो बनाया था INS विस्तार। तो इंडियन नेवी ने अपना मॉडर्न डाइविंग सपोर्ट वेसल INS विस्तार को भेजा है एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लो। इंडिया सिंगापुर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, डिफेंस के कॉपरेशन भी बहुत है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना सिंगापुर बहुत ही एक छोटा सा जगह है, इसको सिटी स्टेट भी बोलते हैं, इतना छोटा है ये। उसके पास जगह नहीं कि वो एयरफोर्स और लैंड एक्सरसाइज कर सके, आर्मी का एक्सरसाइज। इसीलिए देखिएगा जो भी आपका आर्मी और एयरफोर्स का एक्सरसाइज होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, वो सारे के सारे भारत में होते हैं। हाँ, क्योंकि वो समुद्र में है। ठीक है, सिंगापुर एक्सेस है उसको, इसलिए नेवल एक्सरसाइज के लिए इंडियन नेवी जाता है सिंगापुर। तो कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है? आर्मी लैंड एक्सरसाइज, इसमें एक एक्सरसाइज होता है अग्नि वॉरियर, पहली बार 2004 में स्टार्ट किया गया। और आप जानते हो आर्मी का एक्सरसाइज है तो हमेशा कहाँ होगा? इंडिया में। ये भी पूछ लेता है कितने दिनों पे आपका ये एक्सरसाइज होता है, तो ये हर साल होता है। और जो 13वां एक्सरसाइज था 2024 का, वो नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। इसका मतलब अभी अनाउंस हुआ नहीं है कि 2025 का कहाँ पे होगा। दूसरा है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये आर्मर एक्सरसाइज है बिटवीन आर्मी ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। पहला हुआ था 2005 में, और ये भी हर साल आयोजित किया जाता है। इसका जो 14th एडिशन है इस साल जोधपुर में आयोजित किया गया था, राजस्थान में। इसी तरह एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, एक है इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज। हमेशा याद रखना ये हमेशा होता है कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन इन वेस्ट बंगाल, और ये भी होता है हमेशा एनुअल। फिर एक है आपका मिलान नेवल एक्सरसाइज। ये देखो एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, इसका मतलब बहुत देशों के नेवी इसमें आते हैं। ठीक है, और ये हर 2 साल पे क्या रहता है, सिंगापुर नेवी इसमें हमेशा पार्टिसिपेट करता है सिंस 1995। ये कुछ कुछ एक्सरसाइज हैं जो इंडिया और सिंगापुर करता है। फिर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड इन नारायणपुरा अहमदाबाद। ठीक है, ठीक है।
तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नारायणपुरा अहमदाबाद में, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह ने। ये सिचुएटेड है अहमदाबाद में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसको जॉइंटली डेवलप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, दोनों ने मिलकर किया है इसको। ठीक है, तो फिर ये सब चीज अहमदाबाद में क्यों हो रहा है? भारत सरकार अहमदाबाद को डेवलप करना चाहता है एज अ स्पोर्ट्स सिटी। ठीक है, इसीलिए देखो अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोतेरा स्टेडियम जिसको पहले बोलते थे। ठीक है, 2029 का वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स ये भी अहमदाबाद होस्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो 24th कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होने वाला है, उसके लिए भारत ने अहमदाबाद का बिड करना शुरू किया, यानी कि अहमदाबाद उसके लिए होस्ट करने के लिए बोली लगा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है 2036 का जो समर ओलंपिक्स होगा उसका बिडिंग अब शुरू होने वाला है। उसमें भारत के तरफ से अहमदाबाद बिड करेगा ताकि 2036 का समर ओलंपिक्स भारत को मिल जाए। इन सब चीज को देखते हुए अहमदाबाद में स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स आपका डेवलप किया जा रहा है, उसी में ये श्रेणी में वीर सावरकर है। ठीक है, इसीलिए अहमदाबाद का ये इम्पोर्टेंस है। फिर ये भी आपने न्यूज सुना होगा, वैशाली रमेश बाबू, इसने 2025 फीडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये ग्रैंड स्विस जो है इसका मतलब ये नहीं कि स्विट्जरलैंड में हो रहा है, स्विस स्टाइल है। ठीक है, स्पोर्ट्स का ये स्टाइल यूज किया गया है चेस में, इसलिए इसको स्विस स्टाइल चैंपियनशिप बोला जाता है, इसलिए इसको ग्रैंड स्विस बोलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं स्विट्जरलैंड में होता है। ये जो 2025 फीडे, फीडे जानते हो, फीडे होता है एक फ्रेंच नेम है, इंग्लिश नेम उसका होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, फ्रेंच में इसको फीडे फीडे बोलते हैं। तो 2025 फीडे ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट ये हुआ था समरकंद, समरकंद राजधानी है उज्बेकिस्तान की। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में नहीं, ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। मेंस और वुमेन्स दोनों हुए थे। मेंस की विनर कौन है? वैशाली रमेश बाबू। 2024 में भी उसने ये टूर्नामेंट जीता था और इस बार 2025 में भी वो टूर्नामेंट को जीत गई, तो लगातार 2 बार जीत गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, जो फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट होगा 2026 उसके लिए ये क्वालिफाई कर गई है। और ये थर्ड इंडियन वुमेन चेस प्लेयर हैं जो 2026 फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई की है। दूसरी इंडियन कौन है? दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी। इसी तरह देखो मेंस का जो टाइटल है वो अनीश गिरी ने जीता है। अनीश गिरी इंडियन नहीं है, ध्यान रखना, धोखा मत खाना। नाम इंडियन है इंडियन ऑरिजिन का, लेकिन ये नागरिक है नेदरलैंड्स, हॉलैंड या डच का। तो अनीश गिरी ने जीता मेंस का टाइटल। इस टूर्नामेंट की खासियत क्या थी? इसमें से वुमेन्स में से टॉप 2 प्लेयर और मेंस में से टॉप 2 प्लेयर क्वालिफाई करेंगे 2026 फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए। ये फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट होता क्या है? देखो, जो फीडे है वो क्लासिकल चेस में भी होता है, क्लासिकल होता है, रैपिड होता है, ब्लिट्स होता है, 3 तरह से होता है। तो जो डी गुकेश है ना, वो वर्ल्ड चैंपियन है क्लासिकल चेस का। क्लासिकल चेस का चैंपियनशिप आयोजित होता है, तो जो भी चैंपियन होगा उसको चैलेंज करने के लिए एक कैंडिडेट को चुना जाता है। तो 2 साल का ये साइकिल होता है, जैसे ये साइकिल चल रहा है 25-26, यानी कि 2025 अभी और अगले 2026 तक बहुत सारे फीडे के टूर्नामेंट्स होंगे। वो क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट हैं। इसमें से टॉप 8 अलग अलग टूर्नामेंट्स में से एक एक करके सब आएंगे, तो टोटल 8 मेन और 8 वुमेन चेस प्लेयर को चुना जाएगा। फिर ये आपस में मैच खेलेंगे और जो इसको जीत जाएगा वो करंट चेस चैंपियन जो है क्लासिकल चेस चैंपियन उसके साथ मुकाबला करेगा। जैसे अभी चेस चैंपियन है डी गुकेश इंडिया के। ठीक है,
विमेन में है जी वेंचुन चाइना। तो 8 प्लेयर जब पूरे हो जाएंगे 2026 में फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट होगा। जो उस टूर्नामेंट का मेन का जीतेगा वो डी गुकेश के साथ फाइनल खेलेगा, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए खेलेगा। और जो विमेन्स का जीत जाएगा फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट, वो चाइना के जी वेनजून को चैलेंज करेगी फॉर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। देखो अभी तक 3 इंडियन तो आ चुके हैं, इसमें फाइनली क्या होता है वो देखा जाएगा। नेक्स्ट आनंद कुमार, ठीक है। इसने पहली बार किसी भारतीय ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इसलिए देखिएगा हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री से लेके हर कोई आनंद कुमार को, ठीक है। इसने गोल्ड जीता सीनियर मेंस 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में। देखो ये जो आपका स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 है, ठीक है, ये हो रहा है आपका चाइना में। वेरी हाई प्रोनाउंसिएशन, सॉरी पता नहीं, ये हो रहा है चाइना में। इसमें मेंस वुमेन्स भी है और इसमें सीनियर और जूनियर करके 2 कैटेगरी है। तो सीनियर कैटेगरी में आनंद कुमार ने 1000 मीटर स्प्रिंट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। पहली बार किसी भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है सीनियर इवेंट में इन द चैंपियनशिप, इसलिए आनंद कुमार का नाम है। इससे जस्ट पहले आनंद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, किसमें 500 मीटर स्प्रिंट। इसका मतलब आनंद कुमार 2 मेडल जीत चुके हैं, एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड। गोल्ड के कारण बहुत ज्यादा न्यूज में थे। एक चीज और ध्यान रखना, जो जूनियर इवेंट चल रहा है उसके 1000 मीटर स्प्रिंट में क्रिश शर्मा ने भी आपका गोल्ड जीता। क्रिश शर्मा का उतना नाम नहीं हो रहा है जितना आनंद कुमार का हो रहा है, लेकिन ये भी याद रखना क्रिश शर्मा ने जूनियर इवेंट में जीता और आनंद कुमार ने सीनियर इवेंट में जीता है, ठीक है। और ये हो कहाँ रहा है, चाइना में हो रहा है। जैस्मिन और मीनाक्षी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 इन लिवरपूल, ठीक है। ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप था 2025, इसको आयोजित किया है वर्ल्ड बॉक्सिंग ने। ये एक नया बॉडी बना है बॉक्सिंग का, ठीक है। तो इंग्लैंड लिवरपूल में ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था। इसमें इंडिया ने 4 मेडल जीते, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल जीता है जैस्मिन लंबोरिया ने और मीनाक्षी हुडा ने। सिल्वर जीता है नुपुर ने और ब्रॉन्ज जीता है पूजा रानी। हम लोग कैटेगरी को स्किप भी मार सकते हैं, या अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुडा दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। नुपुर ने आपका जीता सिल्वर और पूजा ने जीता है आपका ब्रॉन्ज, ठीक है। फाइनल मेडल टैली की बात करें, देखो कजाकिस्तान ने ज्यादा आपका मेडल जीता। कजाकिस्तान ने कितना जीता, 6-2-3, है ना, 11 मेडल जीते। जबकि उज्बेकिस्तान देखो इसने सिर्फ 10 मेडल जीते, लेकिन ना रैंकिंग जो होता है वो गोल्ड पे होता है। अब क्योंकि उज्बेकिस्तान ने ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है कजाकिस्तान से 7, इसलिए टॉप पे था उज्बेकिस्तान विद 7 गोल्ड्स, जबकि टोटल मेडल इसके सिर्फ 10 हैं। सेकंड पे था आपका कजाकिस्तान, ठीक है। ये था आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, सपोर्ट कर दो, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।